एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पराखंड की संरचना के बारे में। और जो हम बात करें कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो कल हमने जो क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर था यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसका जो अध्याय था वो हमने स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया था कि पुष्प की संरचना पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पुष्प जायांग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। ये सारी चीजें मैंने कल डिस्कस की थी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पराखंड की संरचना के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और आज के वीडियो में हम पराखंड की संरचना के बारे में पढ़ते हैं और बहुत बेहतर मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परागकोश की संरचना। तो परागकोश की संरचना में क्या होता है कि इसके बाहर की ओर क्या होता है कि एक भित्ति होती है। और उस भित्ति को हम क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। और बाह्य त्वचा के नीचे क्या होता है कि उसमें बाह्य त्वचा जिन कोशिकाओं की बनी होती है, उन कोशिकाओं में क्या होता है कि संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो परागकोश होता है उनमें क्या होता है कि चार परागपुट का निर्माण होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। परागकोश के बाहर क्या होता है कि एक भित्ति होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा जिन कोशिकाओं की बनी होती है उनमें क्या होता है कि संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि ये चार परागपुट का निर्माण करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि जो इसके अंदर कोशिकाएं होती यानी कि हाइपोडर्मल जो कोशिकाएं होती है, उनमें से कुछ कोशिकाएं क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। और बड़ी होती तो क्या होता है, जो इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो क्या होता है? सघन हो जाता है। और सघन होने के बाद क्या होता है कि ये प्रपंच कोशिका का निर्माण करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जो ये प्रपंच कोशिका होती है वो क्या करती है कि आगे चल के इन कोशिकाओं में विभेदन करती है और फिर क्या करती है कि दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो पहले कोशिका होती है उसे कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम डिस्कस करते हैं जो प्रपंच कोशिका होती है वो विभेदन करके क्या करती है? दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली जो कोशिका होती है वो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो दूसरी कोशिका होती है वो होती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे नोट दे दिए हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। और जैसे सेम मैंने आपको समझाया सेम वैसे नोट्स दे दिए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये दो प्रकार की होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है और उसमें क्या क्या होता है वो डिस्कस कर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है वो क्या करती है कि परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। और इसमें क्या होता है कि चार भित्तियां होती, कौन कौन सी होती है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें बाह्य त्वचा होती है, दूसरी क्या होती है? अंतःस्थीशियम, तीसरी कौन सी होती है? मध्यस्थ, चौथी कौन सी होती है? टेपिटम। तो अब हम इसके चारों जो भित्तियां हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा में क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। परागकोश की सबसे बाहर की और जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें जो बाह्य त्वचा होता है वो क्या होता है कि चपटा होता है, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद उसके जो कार्य है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहला कार्य है वो क्या है कि ये परागकोश की सुरक्षा प्रदान करता है यानी कि जो बाहर की ओर उपस्थित होता है, तो बाहर जो भी होता है वो अंदर जो स्तर होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें दूसरा जो कार्य है वो क्या है कि ये एकल स्तर का होता है यानी कि ये जो इसके अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो एक स्तर की बनी होती है, ये आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम अगला जो यानी कि भित्ति थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगली जो भित्ति है वो क्या होती है? अंतःस्थीशियम के बारे में। अंतःस्थीशियम में क्या होता है कि ये बाह्य त्वचा के ठीक अंदर की ओर स्थित होता है। और क्या होता है
कि अंतस्थीसिया में क्या होता है कि एकल स्तर होता है, जैसे कि बाह्य त्वचा में होता था, और एकल स्तर तो होता ही है। और क्या होता है कि जो इसके अंदर की जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है कि अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। ये आपको समझ आ रहा होगा, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। इनमें क्या होता है कि यू आकार की पट्टियों का निर्माण होता है, और क्या होता है कि आर्द्रताग्राही होती है। आर्द्रताग्राही का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब कि ये नमी को ग्रहण करती है। उसके बाद क्या होता है, जब इसको नमी नहीं मिलती तो क्या करता है, शुष्क वातावरण में क्या करता है कि जो इनके अंदर की जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है कि एक प्रकार का खिंचाव होने की वजह से क्या होता है कि ये खुल जाते हैं। खुला वो बीजाणुधानी में जितने भी परागकण होते हैं वो क्या होते हैं कि बाहर आ जाते हैं, यानी कि परागकण में क्या होता है, स्फुटन हो जाता है। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। हम अंतस्थीसियम के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले क्या होता है कि अंतस्थीसियम क्या होता है, जो बाह्य त्वचा होती है उसके ठीक अंदर की ओर स्थित होता है। ये एकल स्तर का होता है। एकल स्तर का तो होता ही है। और क्या होता है कि इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है कि अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। इसमें क्या होता है कि यू आकार की पट्टियों का निर्माण होता है। और क्या होता है कि आर्द्रताग्राही होती है, यानी कि नमी को ग्रहण करती है। जब इसको वातावरण से नमी नहीं मिलती है तो क्या होता है, शुष्क वातावरण से क्या करता है, शुष्क वातावरण में जो इनकी कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है कि एक प्रकार का खिंचाव होता है। मतलब वो किसी प्रकार का एक खिंचाव होगा, यानी कि अपनी ओर खींचने वाला एक खिंचाव होगा। और जब दोनों ओर से खिंचाव होगा तो क्या होगा कि ये जो खिंचाव की वजह से क्या होता है कि ये खुल जाएंगे। जब खुल जाते हैं तो क्या होता है, जितने भी लघु बीजाणुधानी में जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं कि बाहर आ जाते हैं, यानी कि परागकोश में क्या होता है, स्फुटन हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रकार, यानी कि मध्यस्थ के बारे में। कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको नहीं हो रही होगी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। हम आगे डिस्कस करते हैं मध्यस्थ के बारे में। मध्यस्थ में क्या होता है कि ये 1 से 3 स्तर का होता है। मतलब 1 से 3 स्तर का होगा तो क्या होगा कि पतली भित्ति युक्त होता है। पतली भित्ति के साथ क्या होता है कि जो इसका जीवन होता है वो बहुत ही अल्पकालीन, मतलब बहुत ही कम होता है। ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं चौथा प्रकार, यानी कि चौथे प्रकार में जो हम पढ़ते हैं टेपिटम। टेपिटम के बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये सबसे आंतरिक संरचना होती है, जैसे कि आपको पता है जो बाह्य त्वचा होती है सबसे बाहरी होती है। अंतस्थीसियम क्या होता है, बाह्य त्वचा के ठीक अंदर की ओर। जो मध्यस्थ होती है वो क्या होती है, वो ठीक अंदर होती है। और क्या होता है, जो मध्यस्थ में क्या होता है, सबसे आंतरिक संरचना होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और बात करते हैं इसके आगे, तो ये एकल स्तरीय होती है। और क्या होता है इसके अंदर वो भी डिस्कस करते हैं। इसकी कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य होता है वो सघन होता है, और जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, वो स्पष्ट होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर से डिस्कस करते हैं। जो इसकी कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है वो सघन होता है, और जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होता है, वशीय प्रकृति की होती है, मतलब वसा को ग्रहण करने वाली। और क्या होती है, गोलाकार होती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। जो टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, वशीय प्रकृति की होती है। और क्या होता है कि ये गोलाकार होती है। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। इस संरचना को प्रोरूबिस्काय कहते हैं। जब प्रोरूबिस्काय में क्या होता है कि स्पोरोपोलिन का जमाव होता है तो क्या होता है, इस संरचना यानी कि इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यूबिस्काय। ये समझ आ रहा होगा। जब क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है उसको हम प्रोरूबिस्काय कहते हैं। और जब प्रोरूबिस्काय में क्या होता है, स्पोरोपोलिन का जमाव होता है तो क्या होता है कि इस कोशिका या संरचना को हम क्या कहते हैं, यूबिस्काय कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। यूबिस्काय क्या करता है कि बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। इसके कार्य के बारे में, तो कार्य क्या है इसके कि ये यूबिस्काय का निर्माण करता है। और दूसरा क्या है कि ये परागकण को पोषण प्रदान करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था सेम वैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आप चाहो तो इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके आप लिख लीजिए, ताकि आपको जब आप रिवीजन करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे मैंने आपको मतलब पढ़ाया था सेम वैसे आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सेम वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप जब पढ़ो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेम वैसे मैंने लिख दिया है। और अभी मैं आपको डायग्राम्स की मदद से समझाऊंगी और भी बेहतर समझ में आएगा। पहले आप फटाफट लिख लीजिए तो मैं आपको समझाती हूँ।
जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसको मैं अब आपको कॉपी में डायग्राम्स की मदद से आपको समझाती हूँ। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटे से चार्ट में मैं कवर करके आपको पूरा जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया वो सब कुछ डिस्कस करा दूंगी, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। आपको अगर वो चार्ट तैयार हो जाएगा तो आप पूरा तैयार कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि पराकोष की संरचना में कि सबसे बाहर की ओर क्या होता है कि एक भित्ति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बाह्य त्वचा लिख लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये पूरा डायग्राम्स मतलब ये पूरा जो भी चार्ट है ये आपको पूरा सब कुछ तैयार करा देगा। तो बाह्य त्वचा में क्या होता था कि मैंने आपको बताया था कि जो इनकी कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है कि कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। और क्या होगा उसके बाद, क्या होगा जो इसके अंदर की जो कोशिकाएं होती थी यानी कि हाइपोडर्मल कोशिकाएं, उनमें क्या होता था, उनमें की जो कुछ कोशिकाएं थी वो क्या होती थी, कुछ बड़ी हो जाती थी। बड़ी होने के बाद क्या होता था, बड़ी होने के बाद वो क्या करती थी कि प्रपश्च कोशिका का निर्माण करती थी। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। प्रपश्च कोशिका क्या करती थी, आगे चल के विभेदन करती थी। विभेदन करके क्या करती थी कि दो कोशिकाओं का निर्माण करती थी। दो कोशिकाएं कौन कौन सी थी, पहली थी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी कौन सी थी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका हो गई पहले, और दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। प्राथमिक बीजाणु कोशिका। और जो यहाँ पे प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी वो क्या करती थी, चार स्तर का निर्माण करती थी। चार स्तर कौन कौन से थे, पहला था बाह्य त्वचा, दूसरा कौन सा था, अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम, और तीसरा कौन सा था, मध्यस्थ, चौथा कौन सा था, टेपिटम। उस सबसे पहले क्या था, जो बाह्य त्वचा थी, बाह्य त्वचा में क्या होता था कि कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते थे। परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता था कि हाइपोडर्मल जो कोशिकाएं होती थी उनमें से कुछ कोशिकाएं बड़ी होकर क्या करती थी कि प्रपश्च कोशिका का निर्माण करती थी। और जो प्रपश्च कोशिका थी वो क्या होती थी, आगे चल के विभेदन करती थी। और विभेदन करके क्या करती थी, दो कोशिकाओं का निर्माण करती थी। दो कोशिकाएं कौन सी थी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी कौन सी थी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका का हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करती थी, आगे चलकर क्या होता था कि इनमें जो चार भित्ति थी वो कौन कौन सी थी, बाह्य त्वचा, दूसरा था अंतस्थीसियम, तीसरी थी मध्यस्थ, चौथी थी टेपिटम। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ पे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है वो क्या होता था कि इसमें जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका थी वो क्या करती थी, बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती थी। जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका वो क्या करती थी, बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती थी। बीजाणु जनन कोशिका क्या करती थी वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो बीजाणु जनन कोशिका क्या करती थी, बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती थी। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और जो प्राथमिक जो यहाँ पे बीजाणु मात्र कोशिका है वो क्या करती थी कि लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण करती थी। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो बाह्य त्वचा थी उसके अंदर क्या होता था, कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते थे। परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता था, हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो होती थी
वो कुछ बड़ी हो जाती थी। बड़ी होने के बाद क्या किया, प्रपंच कोशिका का निर्माण किया। प्रपंच कोशिका ने क्या किया, 2 कोशिकाओं का निर्माण किया विभेदन करके। और उसके बाद क्या हुआ कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण हुआ। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी उसमें 4 भित्ति थी। पहली थी बाह्य त्वचा, दूसरा था अंतःस्थिशियम, तीसरा था मध्यस्थ, चौथा था टेपिटम। और जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका थी उसने क्या किया कि बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण किया। उसके बाद क्या हुआ, बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ। और क्या हुआ, लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अभी हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपके साथ पूरा जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी बहुत डिटेल से वर्णन कर लिया है। अब जो यहाँ पे जो प्राथमिक बीजाणु कोशिका है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सबसे पहले क्या होता है कि जो बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करती है, जो बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है कि लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण करती है। इतनी सिंपल सी बात तो आपको अब और समझाने की जरूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे। ये चार्ट आपको जैसे ही तैयार हो जाएगा समझो वैसे ही आप सब कुछ तैयार कर लोगे। तो ये चार्ट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो मैं जब नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो उसमें भी दे दूंगी। इतनी सिंपल सी बात तो आपको और समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से समझाती हूँ। जो बाह्य त्वचा होती है उसमें क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती है उसमें से कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती है। बड़ी होकर क्या करती हैं, प्रपंच कोशिका का निर्माण करती है। प्रपंच कोशिका विभेदन करके क्या करती है, 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। और उसके बाद जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है उस प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है उसमें 4 भित्ति होती है। पहली होती बाह्य त्वचा, दूसरी होती अंतःस्थिशियम, तीसरी होती मध्यस्थ, चौथी होती टेपिटम। और जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है उसमें क्या होता है, बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद वो क्या करती है, बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो क्या करती है, लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण करती है। इतनी सिंपल सी बात समझ आ गई होगी आपको। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है बीजाणु जनन कोशिका। तो बीजाणु जनन कोशिका मैंने आपको समझाया, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। जो बीजाणु जनन कोशिका अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बताना है। जो बीजाणु जनन कोशिका होती है वो क्या करती है, बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण होता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।